इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 है धातु संकुलों के ऊष्मागतिकी एवं गतिकीय पहलू। अर्थात कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो संकुल बनते हैं उनके ऊष्मागतिकी और गतिकी का अध्ययन किया जाता है यहाँ पर। तो सबसे पहला आता है संकुलों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। संकुल के स्थायित्व से तात्पर्य यह है कि वह संकुल अस्तित्व में है, मतलब प्रेजेंट है, मौजूद है, और वो कितने समय तक सुरक्षित रह सकता है या सामान्य परिस्थिति में उसको कितने समय तक रखा जा सकता है, उसे हम स्थायी संकुल मानते हैं। लेकिन ये जो स्टेबिलिटी का शब्द है, संकुल का स्थायित्व है, वह सभी संकुलों पर एक समान रूप से लागू नहीं हो सकता, क्योंकि संकुल जो है कुछ अभिकर्मकों के प्रति स्थायी होते हैं जबकि अन्य अभिकर्मकों के प्रति अस्थायी होते हैं। संक्रमण धातु संकुलों के संदर्भ में दो प्रकार के यहाँ पर स्टेबिलिटी का अध्ययन किया जाता है। एक तो हम ऊष्मागतिकी स्थायित्व का अध्ययन करेंगे, दूसरा गतिकी अध्ययन करेंगे। ऊष्मागतिकी स्थायित्व का तात्पर्य यह है कि कोई संकुल विभिन्न ऊष्मागतिकी परिस्थितियों में किस सीमा तक उसका निर्माण हो सकता है, अथवा वह संकुल साम्य अवस्था में एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार से रूपांतरित होता है, किस प्रकार से परिवर्तित होता है, इसका अध्ययन हम ऊष्मागतिकी स्थायित्व में करते हैं। थर्मोडायनेमिक जो स्टेबिलिटी है उसमें हम ये देखते हैं कि जो धातु लिगेंड है उनकी बंद ऊर्जा, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट आदि का अध्ययन किया जाता है। किसी संकुल का निर्माण या संकुल जो है स्थायी तब होगा जब उसके निर्माण में मुक्त ऊर्जा में कमी हो और एंट्रोपी में वृद्धि होती है, तो वो संकुल बनेगा और वो स्थायी भी होगा। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्थायित्व स्थिरांक। अर्थात जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो क्या होता है। एक वैज्ञानिक था जे विजेरम ने ये बताया कि विलयन में धातु आयन से लिगेंड क्रमवार जुड़ते हैं, मतलब विलयन में धातु आयन घुला हुआ है और जैसे ही हम उसमें लिगेंड डालेंगे वो लिगेंड एक एक करके जुड़ते हैं। माना कि कोई अष्टफलकीय संकुल बनता है, उसमें 6 लिगेंड जुड़ेंगे, तो पहले एक लिगेंड जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ेगा, दूसरा जुड़ेगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से क्रमवार लिगेंड जुड़ते जाते हैं और संकुलों का निर्माण होता चला जाता है। हम जलीय विलयन में एक संकुल है MlN, इस संकुल के निर्माण का अध्ययन करेंगे और आप देखिएगा यहाँ पर M का मतलब मेटल धातु है, L यहाँ पर लिगेंड है, जबकि N लिगेंड की संख्या है। अब यदि इस संकुल के निर्माण के दौरान यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संकुलों की श्रेणी बनती है, जैसे माना कि जलीय विलयन में धातु के साथ एक लिगेंड जुड़ा तो Ml1 बन गया, 2 लिगेंड जुड़ गए तो Ml2 बन गया, 3 जुड़ गए तो Ml3 बन गया, इसी तरीके से 4, 5, 6 जुड़ते हुए चले जाते हैं और अंत में MlN संकुलों की श्रेणी का निर्माण होता है। इस तरीके से विभिन्न संकुलों की श्रेणी बनती है, तब जाके लास्ट में MlN संकुल का निर्माण होता है। संकुल निर्माण के प्रत्येक पद में जलयोजित धातु आयन, जो कि जल के अणुओं के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है, उसमें से लिगेंड जुड़ते जाते हैं और जल के अणु प्रतिस्थापित होते चले जाते हैं, जल के अणु हटते चले जाते हैं। लेकिन संकुल निर्माण की अभिक्रिया में हम जल की सांद्रता को नहीं लिखते, क्योंकि जल की सांद्रता को हम इकाई मानते हैं, अतः उसको हम नहीं लिखते। संकुल MlN के निर्माण को निम्न क्रमागत पदों के रूप में भी लिख सकते हैं हम। स्टेबलाइज यदि रिएक्शन देखा जाए तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। अब आप देखिएगा, ये धातु आयन है जलयोजित, इसके साथ यदि एक लिगेंड जोड़ दिया जाए तो ये Ml संकुल बन गया। Ml संकुल में जो K है वो स्थायित्व स्थिरांक है या साम्य स्थिरांक कह सकते हैं। इसको हम क्रमवार स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलेंगे, तो K1 बराबर हो जाएगा Ml/Ml। इसी प्रकार अब एक संकुल हमारे पास ये Ml बन गया, इस Ml संकुल में एक लिगेंड यदि और जोड़ दिया जाए तो Ml2 संकुल बन जाएगा, और Ml2 जब संकुल बनेगा
तो यहाँ पर इसका जो साम्य स्थिरांक हो जाएगा ml2 बटे ml देन अगला है ml2 प्लस l, अर्थात इस संकुल में यदि एक लिगेंड और जोड़ दिया जाए तो ये ml3 संकुल बन जाएगा और इसका साम्य स्थिरांक हो जाएगा या स्थायित्व स्थिरांक हो जाएगा K3ml3 बटे ml2l। इसको ले सकते उत्पाद बटे क्रियाकारक, इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट जो है, यदि हमें mln संकुल का निर्माण करना है तो इस तरीके से लिखेंगे mln-1, मतलब एक लिगेंड कम है और उसमें एक लिगेंड और जोड़ दिया जाए तो mln संकुल बन जाएगा, साम्य स्थिरांक आ जाएगा Kn और यहाँ पर जो साम्य स्थिरांक है वो आ जाएगा Kn बराबर mln बटे mln-1l। यहाँ पर जो साम्य स्थिरांक K1 है, K2 है, K3 है, चूँकि प्रत्येक पद के अलग अलग है इसलिए इन्हें हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं या क्रमवार स्थायित्व स्थिरांक इनको कहा जाता है। ये जो संकुल बनाया हमने mln, इसके संकुल को हम निर्माण को निम्न प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका और है बनाने का, अब आप देखिएगा। वहाँ पर तो हमने क्या देखा था, एक धातु के साथ एक लिगेंड जुड़ गया, फिर उसके बाद दूसरा जुड़ेगा, तीसरा जुड़ेगा, चौथा जुड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे देखो आप जलीय विलयन में धातु है, धातु के साथ एक लिगेंड जोड़ा तो ml संकुल बन गया और इसका साम्य स्थिरांक आ गया ml बटे ml और इसको बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे हम, β1, β2, β3। इसको ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं, समग्र स्थायित्व स्थिरांक कहा जाता है। देन अब आप इसमें दूसरी रिएक्शन में देखो, यहाँ पर हम धातु लिया और दो लिगेंड एक साथ लिए, इसलिए ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। दो लिगेंड एक साथ लिए, ml2 संकुल बन गया, साम्य स्थिरांक हो जाएगा β2 बराबर ml2 बटे ml(l²). इसी तरीके से यदि ml3 संकुल बनाना है हमें तो 3 लिगेंड लेंगे और यदि हमें mln संकुल बनाना है तो धातु के साथ n लिगेंड जोड़ेंगे तो हमें mln संकुल बन जाएगा और जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो आ जाएगा βn बराबर mln बटे ml(n). यहाँ पर जो β1, 2, 3 n लिखा है हमें, इसको जैसा कि हम बात कर रहे हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहेंगे या समग्र स्थायित्व स्थिरांक कहेंगे, क्योंकि ये पूरे संकुल का एक ही होता है। ये जो स्थायित्व स्थिरांक है, इनके मान जैसे जैसे संकुल बढ़ता जाएगा घटते जाते हैं, अर्थात इनके मान में लगातार कमी होती जाती है K1 से लेकर Kn तक। देखो आप K1 का स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान सबसे ज़्यादा, फिर K2, फिर K3 और ये घटता चला जाएगा लास्ट में जाकर Kn तक। स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान K1 से लेकर के Kn तक क्यों घटता है, उसका कारण ये है कि शुरू में जब धातु आयन पूर्णतः जलयोजित होता है तो उसके चारों ओर बहुत सारे जल के अणु रहते हैं। जैसे ही कोई लिगेंड धातु के संपर्क में संकुल बनाने के लिए आता है तो वो लिगेंड कोई से भी जल के अणु का प्रतिस्थापन करके आसानी से धातु आयन के साथ जुड़ जाता है। जैसे जैसे धातु के साथ लिगेंडों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे धातु के चारों ओर घिरे हुए जल के अणुओं की संख्या घटती चली जाएगी। तो बाद में आने वाले लिगेंड को धातु से प्रतिस्थापित करने के लिए जल के अणुओं की संख्या कम बचेगी या जल के अणु की संख्या कम हो जाएगी, और जब जल के अणुओं की संख्या कम होगी तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, लिगेंड के द्वारा जल के अणु की जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसका वेग कम हो जाएगा, और जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा तो K1 और K2 का मान भी कम होता चला जाएगा। थैंक यू।